सब्जेक्टिव एमसीक्यू एक्सप्रेस के टॉपिक नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे महाजनपद और मगध से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हरेक वंश के उस शासक की पहचान कीजिए जिसने पहली बार वैवाहिक नीति के माध्यम से मगध की सीमाओं पर विस्तार किया, जिसे सेनिया भी कहा जाता है क्योंकि वह स्थायी सेना रखने वाला पहला भारतीय शासक था। मतलब एक प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सेनिया के नाम से जाना जाता था बिंबिसार को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कई बार पूछा जाता है कि सेनिया का अर्थ क्या होता है, तो अस्थाई सेना रखने वाला, ये याद रखेगा। राइट। अच्छा, इससे जुड़े कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि हमने यहाँ पर रखा है कि बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र जैसे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मगध सुदृढ़ किया। मतलब मगध को और अच्छा समृद्ध बनाया। श्रेणिया जो है शब्द का अर्थ होता है स्थायी सेना रखने वाला, और उसने अंग को जीतकर मगध में मिलाया था। ये भी पॉइंट याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उन गण संघों की विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में संथागर, ठीक है, संथागर शब्द का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? संथागार का सबसे सटीक विवरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि वह स्थान जहाँ गणराज्य के प्रमुखों की सभा और बहस आयोजित होती थी उसे कहा जाता था संथागार। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन पे आप नज़र रखना कि गढ़ संघों जैसे कि वज्जी और शाक्य के निर्णय एक सामूहिक सभा द्वारा लिए जाते थे। संथागार वह सार्वजनिक हॉल या फिर सभा स्थल था जहां सदस्य मिलते थे, विचार विमर्श करते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान द्वारा निर्णय लेते थे। आगे भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा इससे जुड़ा हुआ, तो ध्यान से ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो सवाल बनता है, प्रश्न संख्या 3 है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के सैन्य बल के संदर्भ में यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहकर के संबोधित किया था। उसके पास उपलब्ध उस विशिष्ट सैन्य टुकड़ी की संख्या क्या थी जिसके कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घनानंद के पास करीब 3000 हाथी, 2000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे। तो इन सभी को देखते हुए जो भी यहाँ पर सिकंदर की सेनाएं थीं, उन्होंने व्यास नदी को पार करने से एक तरह से मना कर दिया था। यहाँ पर पढ़ पाएंगे घनानंद की सेना अत्यंत विशाल थी। कॉर्टियस जैसे यूनानी इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2004 घोड़ों वाले रथ और 3000 से 6000 तक युद्धक हाथी शामिल थे, जिससे मैसेडोनियाई सेना ने भय द्वारा मतलब इनकी जो सेना थी, उन्होंने मैसेडोनिया सेना में भय पैदा कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक और सामाजिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि मगध की पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से घिरी थी जो इसे प्राकृतिक गिरिदुर्ग बनाती थी। अब अगर हम पहले पॉइंट पे नज़र डालें तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट पूरी तरह से हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है कि मगध के पास लोहे के समृद्ध भंडार थे जिसने उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र बनाने में अन्य महाजनपदों पर बढ़त प्रदान की थी। ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पढ़ पाओगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र के पास होने के कारण मगध को लोहे की खदानों तक सीधी पहुँच प्राप्त थी, जिससे मजबूत हथियारों का निर्माण संभव हुआ। और तीसरा आता है कि पाटलिपुत्र की स्थिति जल दुर्ग के समान थी क्योंकि यह गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर स्थित था। यानी ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। पाटलिपुत्र चारों ओर से नदियों से घिरा था, जिससे संचार, व्यापार और रक्षा तीनों से सामरिक लाभ प्राप्त हुआ। तो सत्य के रूप में क्या देखेंगे? यहाँ पर कह सकते हैं सत्य के रूप में तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद के जो 4 से 5 प्रश्न हमें रखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एंड तक जरूर देखिए। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि शिशुनाग वंश का जो शासक थे कालाशोक, ध्यान रखिएगा, कालाशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति थी, और यह संगीति किस स्थान पर आयोजित की थी और इसका मुख्य कारण क्या था? तो आप जनरली आप जानते हैं कि
जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी आपको पता होगा। जैसे हमने याद किया है रवे पाक करके आप सब लोग याद करते होंगे। एक तो आपका राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो ये रवे पाक आपको याद रखना है, 4 जगह पर आयोजन किया गया था। अब अगर हम इस प्रश्न का सही आंसर के बारे में बात करें तो जैसे कि प्रश्न में कह रहा है कि संगीत जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था। तो दूसरा तो वैशाली में हुआ। भिक्षुओं के बीच विनय संबंधी मतभेदों को सुलझाने हेतु यहाँ पर राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी, जहां 10 नियमों को लेकर के भिक्षुओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ स्थविर और महासांद्रिक में विभाजित हो गया था। देखो, हीनयान और महायान में विभाजन की जो बात आती है वो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्थविर और महासांघिक में विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। तो ये भी एक तरह से देखिएगा, याद रखिएगा। राइट, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये 2 याद रखना है। मगध के किस शासक ने अंततः अवंती के प्रद्योत वंश के अंत कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रद्योत वंश को अंत करके मगध में मिलाया था, और कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। देखिए, हर्यक वंश का शासक अवंती को जीतने में विफल रहे थे, और शिशुनाग वंश मतलब जब शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग ने अवंती के राजा को पराजित किया और अवंती के लगभग 100 वर्षों की मगध के साथ शत्रुता का अंत किया। इसने मगध की पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित की, जिससे पश्चिमी जो सीमाएं थी सुरक्षित हुई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि महाजनपदों के साक्ष्यों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, जैसे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे के 3 से 4 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, या फिर किस जैन ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड आता है कि अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में और मध्य भारत में स्थित था। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया कि अस्मक जो है दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था, न कि विंध्य के उत्तर में। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। राइट, तो ये गलत है। और तीसरा पॉइंट पे बात करें तो तीसरा कह रहा है कि गंधार और कंबोज तो ऐसे महाजनपद थे जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये पॉइंट सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा। प्रश्न में असत्य पूछा गया था, इसलिए हम ऑप्शन बी, यहाँ पर जो बी पॉइंट गलत है यानी ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ए यहाँ पर सही होगा, केवल 2 गलत है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि वज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु द्वारा किए गए दीर्घकालिक युद्ध के दौरान उसने किन 2 गुप्त या फिर शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग किया था जिन्होंने युद्ध का पासा पलट दिया। तो आप सभी को पता ही है कि 2 ऐसे हथियार का इस्तेमाल अजातशत्रु ने किया था, जैसे महाशिला कंटक और रथमूसल का इस्तेमाल इसने किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध 16 वर्षों तक युद्ध किया। महाशिला कंटक बड़े पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, और रथ मूसल मतलब जिससे कि गदा जैसा घातक हथियारों से लैस एक स्वचालित रथ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी फिलहाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है, अगला कह रहा है कि पुराणों में किस शासक को सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम के रूप में वर्णित किया गया। कौन है वो? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद नंदवंश के जो कि संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद को प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है, जिसने इक्ष्वाकु, पंचाल, कासे और कुरु जैसे कई पुराने क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका, इसलिए उसे एकराट और सर्वछत्रांतक की उपाधि भी दी जाती है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला बनता है कि महाजनपद काल की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट बनता है
कि इस काल में पहली बार आहत सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन हुआ, जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। यानी अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो कह सकते हैं हम कि पूरी तरह से सही है। यहाँ पर पढ़ भी पाएंगे कि देखो लिखा भी गया, अच्छे से देख लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रयोग से व्यापार में तेजी आई और इन सिक्कों पर पेड़, मछली या फिर हाथी के चित्र बने होते थे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि श्रेणी। श्रेणी जो है व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संगठन था जिसके पास स्वयं के नियम और न्याय करने की शक्ति होती थी। अगर हम सेकंड पॉइंट पे नज़र डालें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यह कथन भी सत्य है, क्योंकि श्रेणियों ने बैंकिंग और विनिमय का कार्य किया था जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली थी। और तीसरा पॉइंट आता है कि किसानों से लिया जाने वाला जो कर बलि कहलाता था, जो अनिवार्य था और उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, 1/6 भाग हिस्सा होता था बलि का। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं करेक्ट है। तो हम सही आंसर किसे टिक करेंगे? सही कथन के रूप में अगर चुना जाए तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, राइट। और तीनों इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो क्या है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। आधुनिक समय में यह राजस्थान के किन जिलों के अंतर्गत आता है? देखो पहले के क्वेश्चन जो होते थे वो वैसे नहीं होते थे, सिंपल सा पूछ लिया जाता था कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप रट करके चले जाते थे विराटनगर। लेकिन अब आपका क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जब आप देखते हो कि क्वेश्चन का जो लेवल है या फिर पूछे जाने का तरीका है वो चेंज रहता है। तो अब आपको उसी तरह से पढ़ना है। पहले जो पढ़ते थे अब वो आप भूल जाओ कि बस रट करके गए और एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन मिलेगा, टिक करके आ गए। एक क्वेश्चन से 2-3 सवाल इधर उधर घुमा करके पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो कि ऐसे पूछा गया कि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी विराटनगर थी और आधुनिक समय में यह क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों के अंतर्गत है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये पड़ता है जयपुर, अलवर और भरतपुर के अंतर्गत। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? तो इसमें देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। ये तो पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है कि वह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन था, ये भी याद रखिएगा, ये भी सही होगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर एक सैन्य किले का निर्माण कराया था, लेकिन पाटलिपुत्र नगर को विधिवत राजधानी के रूप में बसाने और विकसित करने का जो श्रेय है उसके पुत्र उदयन को जाता है। तो ये तो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट गलत है और हमें बताना भी था कि गलत क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट और कि उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में आयोजित की गई थी। तो ये तो पॉइंट सही है ही, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर गलत देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कंबोज महाजनपद प्राचीन काल में अपनी किस विशिष्ट विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? तो कंबोज की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए काफ़ी ये फेमस था। यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाता है। कंबोज राजधानी राजपुर या फिर हाटक हुआ करता था। अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने इसे एक नाम दिया था, इस नाम को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, वार्ता शास्त्रोपजीवी, ठीक है, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा है, जहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और शास्त्र विद्या पर निर्भर थे। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से एक प्रश्न ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि ये जो नाम दिया गया था वार्ता शास्त्रोपजीवी किसका नाम था, मतलब कि कौन से संघ को कहा जाता था? तो कंबोज को, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट आता है कि मगध के उत्कर्ष और प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि हर्यक वंश के शासकों ने प्रशासन में राजभट और महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर्यक वंश के शासकों ने प्रशासन में राजभट और महामात्र, यहाँ पर देख पाएंगे कि हर्यक वंश ने एक
हाईलाइट कर देते हैं। हर्यवंश ने एक संगठित प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत की थी जिसमें विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी शामिल थे। राइट। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत जो थे को पांडु रोग के उपचार हेतु भेजा था। यानी ये भी पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है। यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि बिंबिसार की कूटनीति सूझबूझ का प्रमाण जीवक को अवंती भेजना था और दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित करना था। फिर आता है तीसरा कि मगध की शासन व्यवस्था में पहली बार केंद्रीकृत नौकरशाही की बीज देखा गया। यहाँ पर देखो तीसरा जब पॉइंट हम पढ़ेंगे तो लिखा गया कि ये सत्य है क्योंकि शक्तिशाली राजाओं ने ग्राम प्रधानों और उच्च अधिकारियों के माध्यम से सीधे नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। तो सत्य के रूप में क्या देख सकते हैं? सत्य यहाँ पे हमारा तीनों है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है। राइट, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि चेदी महाजनपद की राजधानी जो कि सोस्तिवती था, कहीं सोस्तिवती लिखता है कहीं शक्तिमती लिखता है। देखो इंग्लिश में शक्तिमती लिखा गया तो वैसे याद रखना शक्तिमती थे। शिशुपाल जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है किस महाजनपद का शासक था? तो ये तो सिंपल सा हो ही आपका, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन। तो वैसे भी कह रहा है कि चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, तो चेदी वंश का ये शासक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट करेंगे किस महाजनपद में गणतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी और जहां 8 कुलों का एक संघ था। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। वज्जी यहाँ पर याद रखेगा, वज्जी 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था, इसका नाम बहुत फेमस भी है। ठीक है, वज्जी 8 कुलों का एक संघ था जिसमें फिदे, लिच्छवी और ज्ञात्री प्रमुख थे और यह विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्रों में से एक माना जाता है। फिर आता है अगला सवाल, कह रहा है कि 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से मतलब कौन सा कथन सही होगा वो हमें देखना है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी जो यमुना नदी के तट पर स्थित थे। यानी हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौसंबी था जो कि व्यापारिक मार्गों का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। और तीसरा है कि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जिसका विस्तार आधुनिक दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में था। यानी तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर वापस से सही है। तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि हर्यक वंश की प्रीतहंसता वंश क्यों कहा जाता है? मतलब हर्यक वंश को प्रीतहंसता वंश क्यों कहा जाता है? प्रीत मतलब एक तरह से तो पिता, हंता मतलब उनको हत्या करने वाला। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली ये समझ चुके होंगे कि क्यों इसको कहा जाता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या कर राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। सिंपल, आप जानते ही हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी और इस कारण इतिहासकारों ने इस राजवंश को प्रीतहंता वंश के रूप में चिन्हित किया। राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक बिल्कुल बैठता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अंततः किस महाजनपद ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था? तो काशी को किसने जीता था? यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए कौशल। ठीक है, कौशल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाता है। प्रारंभिक काल में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन बाद में कौशल के राजा महाकौशल और कंस ने काशी को जीत करके कौशल का हिस्सा बना लिया। अंततः कौशल मगध में विलीन हो गया। तो यहाँ पर फिलहाल ए सही है। अगला पॉइंट क्या आता है कि मगध और उसके पड़ोसी राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु का कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ लंबा संघर्ष हुआ। अगर इस पॉइंट पे नज़र डालें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट सही है। यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन में लिखा गया कि यह कथन सत्य है क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशल की राजकुमारी ने शोक में मरने से प्रसेनजीत नाराज हो गया। ठीक है, ये पॉइंट सही है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि अजातशत्रु ने अंततः प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया और काशी का राजस्व दहेज के रूप में पुनः प्राप्त किया। यानी हम यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि यह भी सत्य हुआ क्योंकि युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच शांति संधि हुई और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से विवाद सुलझाया गया।
फिर तीसरा आता है कि अजात शत्रु ने कूटनीति चालों के माध्यम से वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा था। देखो ये पॉइंट भी एक तरह से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ेंगे कि वज्जी संघ को शक्ति से जीतना कठिन था, इसलिए जो वस्कार थे उसने मतलब उनके बीच मतभेद पैदा किए, जिससे वे कमजोर हो गए थे। यानी तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा और सत्य के रूप में ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। राइट, चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे प्रमुख माना जाता है? तो अगर हम इस पॉइंट पर नजर डालेंगे तो क्या कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के जब उदय हुआ उसके संदर्भ में अगर सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन ए, यानी लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि और युद्ध प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जैसे कि लोहे का व्यापक जो प्रयोग है वो आप यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने लिख रखा है क्लियरली। यहाँ पर पॉइंट है कि लोहे का व्यापक उपयोग मुख्य रूप से अतरंजी खेड़ा बिहार के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब अतरंजी खेड़ा तो उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ बिहार के आसपास के क्षेत्रों में कृषि अधिशेष पैदा किया गया और अस्त्र शस्त्रों का विकास और कर क्षेत्रीय राज्यों के स्थापना के मार्ग में प्रशस्त जो कि किया गया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर पूरी तरह से करेक्ट होगा। फिर आता है अगला सवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासन काल के समय मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने वाला प्रसिद्ध यूनानी विजेता कौन था? तो मगध पर आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है? अगला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उज्जैन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध महाजनपद की राजधानी रही थी? तो उज्जैन जो था वो अवंती की राजधानी थी। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन यानी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो ये ध्यान रखिएगा, फिलहाल ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला पॉइंट ये है कि प्राचीन मगध साम्राज्य और महाजनपदों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में 16 जनपदों की सूची मिलती है। ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था, सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सभी महाजनपदों में केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी और गणतंत्र व्यवस्था का पूर्णतः अभाव था। ये गलत होगा, क्योंकि हमने पीछे एक प्रश्न देखा था जिसमें वज्जी के बारे में बताया गया था कि सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर था। देखो असत्य यहाँ पर लिखा भी गया है, पढ़ पाएंगे कि ये असत्य है। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्रात्मक यानी गण संघ व्यवस्थाएं भी विद्यमान थी, जैसे कि वज्जी और मल। ठीक है। तीसरा आता है कि वज्जी 8 कुलों का एक संघ था, गढ़ संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी और जहां शासन निर्णय सभा द्वारा लिया जाता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉइंट सही होगा। वज्जी 8 कुलों का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी और वहां निर्णय संस्थागार में संस्थागत बहस एवं मतदान के द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पर सत्य के रूप में 1 और 3 को देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अवंती के राजा प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था? तो ये प्रश्न तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा, क्योंकि पीछे हमने देखा भी था। तो सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, बिंबिसार, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के सुदूर दक्षिण यानी गोदावरी नदी के तट में स्थित एकमात्र महाजनपद था? तो इसका सही आंसर आप आराम से गेस कर चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मगध के हर्यक वंश के पतन और शिशुनाग वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट आता है शिशुनाग ने मगध की गद्दी हासिल करने के बाद अवंती राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिससे 100 वर्ष पुरानी शत्रुता समाप्त हुई। यानी ये पॉइंट हमारा एक तरह से बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे तो शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता अवंती के राजा वर्धन को हराकर अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाना था। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी को राजगिरी से
अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर हमेशा के लिए पाटलिपुत्र को ही एकमात्र राजधानी बनाया। देखो यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था, न कि पाटलिपुत्र को। ठीक है, वैशाली को उसने बनाया था, तो ये सेकंड पॉइंट गलत होगा। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक यानी काकवर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता था, शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो आजकल अशोक काबिल हो चुका है, इस तरह से हमने ट्रिक याद किया, आपको बताया है, क्योंकि आजकल अशोक काबिल, इस तरह से जब आप याद रखोगे तो क्या होगा। देखो, आजकल मतलब अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति, कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति, और काबिल मतलब कनिष्क, जो कि हम कह रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति। तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, याद रख सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा तो सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। प्रश्न में सत्य पूछा गया, 1 और 3 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी, जिसमें बौद्ध संघ 2 भागों में स्थविर और महासांघिकी में विभाजित हो गया था। राइट, आगे बढ़े, अगला सवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिर के भौगोलिक महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम नजर डालें तो क्या कह सकते हैं, जैसे कि जो राजगीर है, मतलब राजगिरी था जो उस वक्त कहा जाता था गिरिव्रज, यह 5 पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित प्राकृतिक दुर्ग जैसी संरचना थी, इसलिए यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में कौन सा जो कि कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो जिसमें हमारा देखिए, अगर हम पहले पॉइंट पर नजर डालेंगे तो क्या कह सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कि संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत पर एक शक्तिशाली केंद्रीकृत मौर्य शासन का नियंत्रण था। तो देखो, ये तो मतलब हमें सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति के संबंध में बात करना, तो ये इस तरह से कह सकते हैं गलत है, मतलब ये सही नहीं होगा। जब सेकंड पॉइंट पर पढ़ोगे तो देखो, ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों और कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। मतलब यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में, जैसे तक्षशिला का आम्भी, पैरव राज्य का पुत्स या फिर पुरस में बटा था, जिसमें आपसी एकता का अभाव था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, समझना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आता है कि नंद वंश के शासकों और उनकी नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि महापद्म नंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम कहा गया, यानी ये पॉइंट हमारा सही है। अच्छा, सेकंड आता है कि नंद शासकों के पास एक विशाल स्थायी सेना थी जिसका खर्च उठाने के लिए उन्होंने भारी कराधान प्रणाली जो कि लागू की थी, ये पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट होगा। और तीसरा आता है कि नंद वंश के शासक जो कि वैदिक धर्म के कठोर संरक्षक थे और उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ये पॉइंट गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे, तीसरा जब पॉइंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा गया कि तीसरा असत्य, क्योंकि नंद शासक स्वयं जैन धर्म के प्रति झुकाव रखते थे और उनके मंत्री जैसे कि कल्पक और साक्टाल जैसे जो जैन मतावलंबी थे, मतलब जैन और बौद्ध दोनों एक तरह से देखने को मिलता है, उन्होंने बौद्ध या फिर जैन धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें असत्य बताना है तो केवल 3 असत्य है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी हाटक या फिर राजपुर थी जो अपने श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। पीछे हमने ये प्रश्न देखा था, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कंबोज। ठीक है, कंबोज। यहाँ पर देखिए कि कंबोज महाजनपद जो कि वर्तमान में पामीर या फिर बदंगसा क्षेत्र में स्थित था, इसकी राजधानी हाटक या फिर राजपुर थी। यह प्राचीन काल में अपने उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की सिंहासन पर बैठा था। तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बता देना। चलो अगला सवाल आता है, महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस काल में
कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था, जो कृषकों से उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेता था। यानी ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जो नाम आप देख रहे हैं बलि साधक क्या होते थे, तो कर वसूलने वाले अधिकारी। हो सकता है पेपर में घुमाकर कुछ कभी देखने को मिल सके। राइट, आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस काल में आहत सिक्के, जो कि मुख्य रूप से चांदी तथा तांबे के होते थे, प्रचलन में आए। ये भी एक तरह से सही है। महाजनपद काल में आहत सिक्के, जो कि मुख्य रूप से चांदी तांबे के हुए थे, प्रचलन में आए। गांव के प्रधान को भोजक या फिर ग्राम भोज कहा जाता था, जिसके पास न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां होती थी। यानी देखो, ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट अपने आप में करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट, डी को टिक करेंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, इसका मतलब चौथा जो टॉपिक आएगा, उसमें हम आप लोगों को टाइम भी दिया करेंगे। मतलब एक तरह से टाइमर लगा देंगे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जिस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा उस तरह से। तो आप नीचे कमेंट करके बताना क्या वो सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि यार क्वेश्चन मैं खुद पढ़ता हूँ और बिना टाइम दिए हुए आप लोगों को से आंसर बता देता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या सही लगता है क्या नहीं, थोड़ा सा आप अपना राय देना। नेक्स्ट आता है कि मगध के हर्यक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, जिसे उसकी प्रजा ने अपदस्थ कर उसके आमत्य को राजा बनाया। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर निकलेगा वो है ऑप्शन सी, नागदशक। ठीक है, नागदशक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, और यह अयोग्य शासक था जिसे उसकी प्रजा और मंत्रियों ने हटाकर उसके आमत्य शिशुनाग को मगध का नया शासक चुना था। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान समय में किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है इंद्रप्रस्थ जो था वो एक तरह से दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है वैसे कह सकते हैं। यानी हमारा सही आंसर निकल जाएगा दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का जो क्षेत्र है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं, हरियाणा थानेश्वर के आसपास में फैला हुआ जो क्षेत्र था वो इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और उसके विविध राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। तो ये तो पॉइंट करेक्ट है ही, हमने पीछे भी देख लिया। सेकंड है कि महापदम नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहां से जैन जिन की मूर्ति उठा करके मगध ले आया था। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी एक तरह से बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि महापदम नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां से जैन जिन की मूर्ति उठा करके मगध लाया था। ठीक है, हो सकता है पूछा है कि किसने लाया था, तो आपको महापदम नंद ध्यान रखना है। तीसरा आता है कि हर्यक वंश के शासक उदय ने केवल बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में जैन धर्म का पूर्ण विनाश कर दिया। ये तो कहना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा गया, अच्छे से लिखा गया कि असत्य होगा, क्योंकि उदय जैन धर्म का अनुयायी था। उसने पाटलिपुत्र में जैन जो कि चैत्यगृह बनवाया था, तथा उसने अन्य धर्मों का विनाश बिल्कुल भी नहीं किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सत्य के रूप में क्या होगा, सत्य केवल 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि प्राचीन काल में चेदी महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आप आराम से इसका सही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को देखा था। राइट, अच्छा सेकंड आता है कि मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ यानी वैशाली को पराजित करने में किस कूटनीतिक मंत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और वो मंत्री कौन थे। तो ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ये प्रश्न हमने देखा था, वर्षकार या फिर वसकार जो भी लिखा जाता है, वसकार, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पीछे हमने इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था। लिखा गया कि अजातशत्रु के दूरदर्शी और चतुर मंत्री वसकार यानी वर्षकार ने वैशाली के वज्जी संघ में फूट डाली थी, जिसने वज्जी संघ कमजोर हो गया और मगध ने उस पर आक्रमण किया था। फिर आता है अगला पॉइंट कि महाजनपद कालीन सामाजिक व्यवस्था और वर्णाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला आता है कि इस काल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी और जन्म के आधार पर जातियों का निर्धारण स्पष्ट होने लगा था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं सही भी है। यहाँ पर देखो, जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो लिखा गया कि उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और अधिक कठोर हो गई थी। राइट, अच्छा सेकंड कह रहा है कि शिल्पकारों और
व्यापारियों ने अपने हित की रक्षा के लिए श्रेणी नामक संगठनों का गठन करना प्रारंभ कर दिया था। देखो ये सही है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों के विकास के साथ ही विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों ने अपने संगठन बनाए जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। और तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि बौद्ध और जैन धर्मों के अनुसार इस काल में शूद्रों की संपत्ति रखने और कर चुकाने का एकमात्र अधिकार प्राप्त था। ये पॉइंट कहना गलत होगा, क्योंकि शूद्रों की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और मुख्य रूप से वैश्य वर्ग का करदाता कर चुकाने वाला था। तो ये पॉइंट जो कि कहना गलत होगा और सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, महाजनपद और राजधानी के संबंध में मैच करना है। तो एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया, जिसमें पहला है कि गंधार। गंधार की जो राजधानी होगा उसका तक्षशिला, गंधार की तक्षशिला। मत्स्य का जो है वो आप जानते हैं विराटनगर होता है, यानी ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए में मिल रहा है। और बाकी को आप मिला सकते हैं। सूरसेन जो है, सूरसेन का हो जाता है मथुरा और वत्स का कौसंबी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए फिलहाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बनता है कि 6ठी ईसा पूर्व में पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था और इसकी उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी। तो दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? देखिए, पांचाल का 2 राजधानी 2 भागों में विभाजित था और इसका अहिछत्र था, और साथ ही साथ एक और जो राजधानी था वो हम कह सकते थे यहाँ पर हो जाएगा कंपिल्य। ठीक है, कंपिल्य, यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा गया, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है कि मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 नए विनाशकारी हथियारों का पहली बार प्रयोग किया था? पीछे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट एक तरह से कह सकते हो, घुमा करके दिया गया, आराम से आप गेस कर लेना। नेक्स्ट आता है कि महाजनपदों की शासन प्रणालियों यानी राजतंत्र बनाम गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है कि राजतंत्रात्मक महाजनपदों में संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती थी और वंशानुगत शासन प्रणाली चलती थी। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकंड कह रहा है कि देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा गया कि राजतंत्रों जैसे कि मगध, कौशल हो गया, वत्स हो गया और अवंती में एकाधिकार और वंशानुगत शासन हुआ करता था। गणतंत्रात्मक राज्यों जैसे कि शाक्य और लिच्छवी में राजा का पद वंशानुगत न होकर के एक निर्वाचित या फिर चुनी हुई परिषद द्वारा संचालित होता था। यानी हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे, सही है, क्योंकि गण संघों का निर्णय संस्थागार में एकत्र होकर के कुलीन वर्ग या फिर प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते थे। राजा एक तरह से सभा का प्रमुख होता था। तो ये पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा आता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार गणतंत्रात्मक राज्यों में कभी भी कराधान या फिर सेना की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये पॉइंट कहना गलत होगा, क्योंकि गणतंत्रों को भी अपनी प्रशासनिक और सुरक्षात्मक जरूरतों के लिए नियमित करों और सेना की आवश्यकता होती थी। तो ये गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राइट, अगला सवाल नेक्स्ट करें कि मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किस नीति का मुख्य रूप से सहारा लिया था? तो ये नीति था इनका, जो कि वैवाहिक कह सकते हो, ध्यान रखिएगा, वैवाहिक। ठीक है, वैवाहिक संबंध, मित्रवत कूटनीति और विजय, यानी सही आंसर ए हो जाता है। जैसे कि बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक नीतियां अपनाई, जैसे कि कौशल देवी, चिलना और खेमा से विवाह किया, अवंती जैसे शक्तिशाली राज्यों से मित्रता की तथा अंग राज्य को जीत करके मगध में मिला। यानी तीनों तरीके इसका इस्तेमाल इसने किया था। नेक्स्ट आता है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल मल्ल महाजनपद से संबंधित है जहां महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? फटाफट कमेंट करके बताइए कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, महापरिनिर्वाण होता है, महाविनिष्क्रमण होता है, धर्मचक्र परिवर्तन होता है। तो ये जो वर्ड है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये जो है मल्ल, आपका ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर निकल कर के आ जाएगा मल्ल महाजनपद, जो कि इसकी कौन सा बौद्ध स्थल मल्ल महाजनपद से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर। तो मल्ल गणतंत्रात्मक महाजनपद जिसकी 2 शाखाएं थी, कुशीनगर और पावा। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर या फिर कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको पूछा, फटाफट कमेंट करके बताना। अब देखिए, आपके लिए क्यूज का प्रश्न रहेगा, फटाफट नीचे कमेंट करिएगा कि मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताइए।
और चलते चलते मैं आप लोग को होमवर्क भी बता देता हूँ कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जैसे कि बौद्ध धर्म आपको पढ़ के आना है, ठीक है, बुद्धिज्म में आपको पढ़ कर के आना है। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। गौतम बुद्ध हो गए, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीति, अन्य जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य हैं उन सभी पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको टाइमर लगा करके क्वेश्चन ले सकते हैं, ताकि आपका 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन करने का टाइम भी मिल सके, ताकि आप क्वेश्चन को एज ए एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस के रूप में भी टेस्ट लगा सकें। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।